I am Dr. Alpna Johri, Associate Professor Botany, JTB Government Girls College, Kota. Today the topic is hybridization and hybrid vigor. Hybridization is a process of interbreeding between individuals of different species or genetically divergent individuals from the same species. हाइब्रिडाइजेशन या संकरण वो प्रोसेस है जिसमें दो डिफरेंट स्पीशीज के इंडिविजुअल के बीच में क्रॉस करवाया जाता है या फिर दो इंडिविजुअल जो कि सेम स्पीशीज के हैं उनके बीच में क्रॉस कराया जा सकता है या कई बार इंटरजेनरिक क्रॉस भी कराया जाता है, यानी दो डिफरेंट जेनरा के बीच में भी क्रॉस कराया जा सकता है। इनसे जो प्रोड्यूस होने वाले ऑफस्प्रिंग्स हैं वो फर्टाइल भी हो सकते हैं या फिर पार्शियली फर्टाइल भी हो सकते हैं या फिर स्टेराइल होते हैं। यहाँ एक एग्जाम्पल आप देखिए, ये इंटरजेनरिक क्रॉस है बिटवीन टू जेनरा रेफिनस सटाइवस एंड ब्रेसिका ओलिरेसिया। रेफिनस सटाइवस यानी रेडिश मूली और ब्रेसिका ओलिरेसिया कॉलीफ्लावर फूल गोभी। जब साइंटिस्ट ने इनके बीच में क्रॉस कराया, उन्होंने अच्छे रिजल्ट्स प्राप्त करने के लिए क्रॉस कराया था कि नीचे रेडिश मिल जाए और ऊपर फ्लावर मिल जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब क्रॉस कराया तो इसका उल्टा रिजल्ट मिला। जो रूट्स थी वो ब्रेसिका जैसी और लीव्स रेडिश के जैसी मिली उन्हें। F1 हाइब्रिड में प्लांट मिले, उनको रफेनोब्रेसिका कहा गया। So hybridization is the process of crossing two genetically different individuals to result in a third individual with a different, often preferred set of traits. यानी संकरण वो प्रोसेस है जिसमें दो जेनेटिकली डिफरेंट इंडिविजुअल्स को क्रॉस कराया जाता है और जो हमें थर्ड इंडिविजुअल मिलता है वो डिफरेंट होता है और अधिकतर हमारी चॉइस का होता है, जिसमें हम जो कैरेक्टर्स चाहते हैं वही उसमें प्राप्त होते हैं। सेम स्पीशीज के प्लांट्स तो इजिली क्रॉस कर लेते हैं और उनसे जो प्रोजनी मिलती है वो फर्टाइल होती है, लेकिन अगर हम वाइट क्रॉसेस करते हैं यानी दो डिफरेंट जेनरा जो कि काफी डिफरेंट हैं एक दूसरे से, उनको अगर हम क्रॉस करें तो अधिकतर स्टेराइल प्रोजनी मिलेगी, क्योंकि उसमें मियोसिस के समय जो क्रोमोसोम पेयरिंग होती है उसमें बहुत डिफिकल्टी आती है और वो सक्सेसफुल नहीं रहते। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि प्लांट्स में वेरिएशन लाने के लिए दो जेनेटिकली डिफरेंट प्लांट्स में क्रॉस कराया जाता है। इन क्रॉस के द्वारा डिजायर्ड कैरेक्टर्स एक प्लांट में लाए जाते हैं। तो प्लांट ब्रीडिंग में ये हाइब्रिडाइजेशन प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन चार तरह का हो सकता है: इंट्रावेराइटल, इंटरवेराइटल, इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरजेनेरिक। इंट्रावेराइटल मतलब सेम स्पीशीज के प्लांट्स में अगर क्रॉस कराते हैं। इंटरवेराइटल दो डिफरेंट वेराइटी के प्लांट्स में क्रॉस कराने पर इंटरवेराइटल हाइब्रिडाइजेशन होता है। दो डिफरेंट स्पीशीज के प्लांट्स में क्रॉस कराने पर इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है और दो डिफरेंट जेनरा के बीच में क्रॉस कराने पर इंटरजेनरिक क्रॉस कहलाता है, जैसा कि अभी आपने एग्जाम्पल देखा था रेफिनस सटाइवस एंड ब्रेसिका ओलिरेसिया, जिससे हमें रेफेनोब्रेसिका प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट है प्रोसीजर ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। सबसे पहले डिजायर्ड कैरेक्टर के दो हेल्दी प्लांट्स सेलेक्ट करते हैं, जिसमें से एक मेल और एक फीमेल होना चाहिए। होमोजाइगोसिटी लाने के लिए दोनों ही प्लांट्स में सेल्फिंग कराते हैं, यानी पेरेंट 1 में सेल्फिंग कराते हैं और पेरेंट 2 में भी सेल्फिंग कराते हैं। तो इस तरीके से जो हमें प्लांट्स दोनों मिलते हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में मिल जाते हैं। अगर सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट्स हैं तो उनमें सेल्फिंग की जरूरत नहीं होती। नेक्स्ट प्रोसेस है इमेस्कुलेशन, विपुंसन जिसे कहते हैं। अगर फ्लावर बाइसेक्सुअल है तो फीमेल प्लांट में पॉलन शेडिंग से पहले एंथर्स को रिमूव किया जाता है। ये प्रोसेस कहलाता है इमेस्कुलेशन या विपुंसन। जो बड़े साइज के फ्लावर हैं उनमें फोर्सेप या सीजर से एंथर्स काट देते हैं, यानी उसको स्टरलाइज कर देते हैं। और जो छोटे फ्लावर्स होते हैं, इन्फ्लोरेसेंस बहुत छोटी है, ज्वार बाजरा, उनमें इन्फ्लोरेसेंस को 40 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के वाटर में 10 से 15 मिनट तक डुबा के रखते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्टेमन मर जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। इसके बाद फीमेल प्लांट को पॉलीथीन से पैक कर दिया जाता है ताकि नेचुरल क्रॉस पॉलिनेशन उसमें ना हो पाए। मेल प्लांट को भी पॉलीथीन से पैक कर देते हैं ताकि उसके पॉलन दूसरे पॉलन से मिक्स नहीं हो जाए।
पॉलीथीन में पैक करने के बाद पॉलीथीन में छोटे छोटे छेद कर देते हैं ताकि एरेशन होता रहे, एयर जाती रहे, और इन पॉलीथीन्स को फ्लावर के बेस पर थ्रेड से बांध दिया जाता है। तो ये प्रोसेस कहलाता है बैगिंग। तो ये आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन करते हैं हम। जब मेल प्लांट मैच्योर हो जाता है तो उसमें से पॉलीथीन हटा के पॉलन कलेक्ट कर लिए जाते हैं और उनको फीमेल फ्लावर पर स्प्रेड कर दिया जाता है, उनके स्टिग्मा पर उसको डस्टिंग की जाती है और इसके बाद वापस से फीमेल प्लांट को पॉलीथीन से कवर कर दिया जाता है। इसके बाद इसमें टैग लगाया जाता है, दिस इज कॉल्ड एज टैगिंग। टैग यानी लेबल लगा देते हैं, उस पर हम लिखते हैं कि व्हाट इज डेट ऑफ इमेस्कुलेशन, डेट ऑफ क्रॉसिंग, पेरेंट्स की डिटेल्स, ये सारी उस टैग पर लिख दी जाती हैं। जब फ्रूट्स मैच्योर हो जाते हैं तो सीड्स को लिफाफों में कलेक्ट कर देते हैं और उस पर भी लेबल लगा देते हैं। नेक्स्ट ईयर इन सीड्स को बोते हैं और F1 हाइब्रिड प्राप्त कर लेते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के मेथड्स कौन कौन से हैं? अगर सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप हैं तो उसमें अलग मेथड्स होंगे और क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो उनमें अलग मेथड्स होंगे। तो मेथड्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इन सेल्फ पॉलिनेटेड क्रॉप्स, सबसे पहला है पेडिग्री मेथड, दूसरा बैक क्रॉस मेथड, थर्ड बल्क मेथड, फोर्थ मल्टीपल क्रॉस मेथड। तो यहाँ पर हम पेडिग्री और बैक क्रॉस मेथड को डिस्कस करेंगे। अगर क्रॉस पॉलिनेटेड क्रॉप्स हैं तो उनमें हाइब्रिडाइजेशन के प्रोसेस हैं सिंगल क्रॉस मेथड, डबल क्रॉस मेथड, 3-वे क्रॉस, सिंथेटिक क्रॉस। तो सबसे पहला है पेडिग्री मेथड। पेडिग्री मेथड में 10 to 13 ईयर्स लगते हैं। इसमें F1 जनरेशन के जो डिजायर्ड प्लांट्स होते हैं, वो प्लांट्स जो कि हमें आगे फर्दर ग्रो करने हैं, उनके सीड्स लेकर अलग अलग कलेक्ट कर लिए जाते हैं एनवलप्स में। फिर नेक्स्ट सीजन में इन सीड्स को अलग अलग रो में बोते हैं, इनके लिए अलग अलग रोज बनाते हैं और फिर इनको बोने के बाद फिर उससे F2, F3, F4, F5 और F6 जनरेशन तक प्राप्त की जाती हैं, यानी सेल्फिंग की जाती है इनमें ताकि होमोजाइगोसिटी हो सके। जो सेम कैरेक्टर्स वाले प्लांट्स हैं उनके सीड्स इकट्ठे कर लिए जाते हैं और उसके बाद न्यू वैरायटी डेवलप की जाती है। इन न्यू वैरायटीज का फिर ट्रायल होता है, टेस्टिंग, और इनको कंपेयर किया जाता है स्टैंडर्ड वैरायटीज से। इनकी नेमिंग होती है और मल्टीप्लाई किया जाता है इनको और उसके बाद इनको डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। जैसे सपोज इनकी टेस्टिंग करनी है कि ये डिजीज फ्री हैं कि नहीं, तो इसके लिए आर्टिफिशियल इनोकुलेशन किया जाता है स्पोर्स का। अगर डिजीज फ्री होंगे तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट है बैक क्रॉस मेथड। बैक क्रॉस जैसा कि हमें मालूम ही है, जब दो पेरेंट्स को क्रॉस कराते हैं और उनसे जो F1 हाइब्रिड मिलता है, इस F1 को हम किसी भी एक पेरेंट से क्रॉस कराते हैं तो ये बैक क्रॉस कहलाता है। तो यहाँ पर इसी तरीके से मान लीजिए एक पेरेंट है 1 और पेरेंट 2, एक डोनर है, दूसरा रेसिपिएंट है। डोनर का मतलब इसमें से हमें जीन लेनी है किसी भी कैरेक्टर की। सेकंड जो रेसिपिएंट है उसमें हमें ये जीन डालनी है। रिसिपिएंट या पेरेंट 2 वो प्लांट है जो कि डिजायर्ड कैरेक्टर का है, जिसमें सारी अच्छी क्वालिटीज हैं, लेकिन उसमें एक जीन की कमी है जो कि हमें डोनर से चाहिए। जैसे कि वो रेजिस्टेंस की भी हो सकती है, ड्रॉट रेजिस्टेंट, फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस या कोई डिजीज रेजिस्टेंस, कोई भी एक मान लीजिए रेजिस्टेंस की जीन हमें रिसिपिएंट में डालनी है, तो हम इसको इस कारण से डोनर से क्रॉस कराते हैं ताकि जो F1 हाइब्रिड हमें मिले उसमें वो जीन पहुंच जाए। और इसके बाद F1 को फर्दर हम रिसिपिएंट से क्रॉस कराते हैं, तो इस तरीके से हमें F2 जनरेशन मिलती है। फिर इसे वापस से बैक क्रॉस कराएंगे, यानी F3, F4, F5, F6। इस तरह से जो डिजायर्ड कैरेक्टर की जीन है वो रिसिपिएंट प्लांट में आ जाती है। अब ये जो डिजायर्ड प्लांट हमें प्राप्त हुआ लास्ट में, उसको सेल्फिंग करा करके होमोजाइगस बनाया जाता है। उनकी ट्रायल होती है, टेस्टिंग होती है, नई वैरायटी जो डेवलप होगी उसको कंपेयर करते हैं फिर स्टैंडर्ड वैरायटी से, उसको नाम देते हैं, उनका मल्टीप्लिकेशन किया जाता है और बाद में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हाइब्रिडाइजेशन के एडवांटेजेस क्या हैं? तो सबसे पहला तो यही है कि जितनी भी सुपीरियर जीन्स हैं वो एक वैरायटी में आ जाती हैं। इसके कारण जेनेटिक वेरिएबिलिटी मिलती है, क्योंकि हाइब्रिड नए कॉम्बिनेशन से बनते हैं तो वेरिएबल कैरेक्टर्स होंगे, उनसे पेरेंट से अलग होंगे कैरेक्टर्स, अच्छे कैरेक्टर्स होंगे, नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं। जैसे ट्रिटिकम एस्ट्रिवम
ये हाइब्रिड है जो कि इंटरवेराइटल क्रॉस से मिली है। इसके अलावा व्हीट NP 809, मेज, बाजरा, कॉटन, पोटैटो, इनकी कई वेराइटीज हमें हाइब्रिडाइजेशन से प्राप्त हुई हैं। इसके अलावा और भी हैं जैसे शुगर केन, ग्रासेस, टोमेटो, लेंटिल, पी, ग्राम, अरहर, ग्रेप्स, पपाया, कई प्लांट्स हैं जिनमें हमें हाइब्रिडाइजेशन से अच्छी वेराइटीज मिली हैं। हाइब्रिडाइजेशन के डिसएडवांटेजेस भी हैं, जैसे ये टाइम कंज्यूमिंग है, इसमें टाइम बहुत अधिक लगता है, डिफिकल्ट प्रोसेस है, काफ़ी टाइम लग रहा है और परेशानियां भी आती हैं, एक्सपेंसिव है, काफ़ी खर्चीला भी है, हाईली टेक्निकल। स्पीशीज लेवल पर अगर हाइब्रिडाइजेशन से स्टेराइल हाइब्रिड मिलते हैं तो ये बेकार जाता है, सोच समझ कर काम करना पड़ता है। और इनब्रीडिंग डिप्रेशन, इनब्रीडिंग क्या है? जब सिमिलर कैरेक्टर्स के प्लांट के बीच में क्रॉस कराते हैं, मीटिंग कराते हैं, तो उस केस में होमोजाइगोसिटी तो बढ़ती है, लेकिन अगर क्लोजली रिलेटेड प्लांट्स में इनब्रीडिंग कराते हैं तो उसकी फर्टिलिटी हाई या हाइब्रिड विगर में कमी आती है, तो इसको कहते हैं इनब्रीडिंग डिप्रेशन, क्योंकि रिसेसिव जीन्स होमोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस करती हैं अपने आप को। जैसे फॉर एग्जांपल लीथल जीन, अगर होमोजाइगोसिटी के लिए हमने सेल्फिंग कराते रहे तो इस तरह की जीन्स जो रिसेसिव जीन्स हैं वो होमोजाइगस कंडीशन में आ जाएंगी, तो कई बार वो हार्मफुल भी होती हैं। जैसे कई बार प्लांट्स में क्लोरोफिल नहीं बनेगा, फ्लावर फॉर्मेशन नहीं होता, या यील्ड में रिड्यूस हो जाती है, उनकी जो उपज है, पैदावार, वो कम हो जाती है। तो ये सब इनब्रीडिंग डिप्रेशन के कारण होते हैं। इस कमी को दूर करने के लिए हाइब्रिड विगर जो हैं वो बनाए जाते हैं। तो इन इफेक्ट्स को हेट्रोसिस के द्वारा दूर किया जाता है। F1 जनरेशन में जो विगर एनहांस हो जाता है, बढ़ जाता है, उसको कहते हैं हाइब्रिड विगर। जब दो होमोजाइगस पेरेंट्स जिनका जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन डिफरेंट होता है उन्हें क्रॉस कराते हैं तो ऐसा हाइब्रिड मिलता है जिसके कैरेक्टर्स पेरेंट से भी अधिक सुपीरियर हों, यानी उसका विगर अधिक हो, प्रोडक्टिविटी या स्ट्रेंथ अधिक हो, या फिर वो ज़्यादा लंबा हो पेरेंट से, या फिर उसके अंदर डिजीज रेजिस्टेंस हो। तो ये सारे कैरेक्टर्स अगर पेरेंट से अधिक है उसमें तो वो हाइब्रिड विगर कहलाता है। GH शल ने 1919 में हेट्रोसिस टर्म दी इसके लिए। लेकिन हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस ये सिनोनिम नहीं है। जब यूजफुल हेट्रोसिस होता है तब तो वो हाइब्रिड विगर कहलाता है, और जब हार्मफुल यानी उससे जो कॉम्बिनेशन बनता है वो बेनिफिशियल नहीं है, हाइब्रिड उसका वीक होता है, इसका मतलब कि ये सिनोनिम नहीं है हाइब्रिड विगर और हेट्रोसिस। तो इस तरह से जब किसी क्रॉस से हाइब्रिड बनता है, उसकी सेल्फिंग कराते हैं या फिर पेरेंट की सेल्फिंग कराते हैं तो उससे होमोजाइगोसिटी बढ़ती है। लेकिन अगर फर्दर जनरेशन में ये कम हो जाती है उनकी विगरोसिटी, तो ये कहलाता है इनब्रिड डिप्रेशन। तो हाइब्रिड विगर को कैलकुलेट करने के लिए F1 डिवाइडेड बाय P1 प्लस P2 बाय 2 इंटू 100 ये फॉर्मूला यूज करते हैं, जिसमें P1 और P2 पेरेंट्स हैं। इफेक्ट एंड यूजेस ऑफ हेट्रोसिस, प्लांट के कुछ पार्ट्स पर हाइब्रिडाइजेशन का इफेक्ट दिखता है, जैसे स्पाइनच लीव्स, पालक की पत्तियां, कॉलीफ्लावर इन्फ्लोरेसेंस, फूल गोभी इनका जो इन्फ्लोरेसेंस होता है, लेग्यूम्स के सीड्स, इसके अलावा फ्रूट्स ऑफ ब्रिंजल या लेडी फिंगर, अंडरग्राउंड रूट्स ऑफ कैरेट। तो सबसे पहले हम देखेंगे क्वांटिटेटिव इफेक्ट क्या पड़ता है। प्लांट की लेंथ बढ़ जाती है, जो वेजिटेटिव पार्ट्स हैं वो बढ़ जाते हैं, उनका साइज बढ़ जाता है, उनकी फर्टिलिटी इंक्रीज हो जाती है। फर्टिलिटी इंक्रीज होगी तो यील्ड अधिक होगी, जो पैदावार है, उपज है, वो अधिक होगी, क्योंकि सेल डिवीजन की रेट बढ़ जाती है, नंबर ऑफ सेल्स बढ़ जाते हैं, उसमें सेल्स की साइज बढ़ जाती है इस कारण से। तो इसीलिए रूट की लेंथ और रूट का नंबर भी अधिक हो जाता है, ब्रांचेस का नंबर, लीफ का साइज नंबर, फ्लावर्स का साइज नंबर बढ़ जाता है। ये सारे क्वांटिटेटिव इफेक्ट हैं जब क्वांटिटी बढ़ जाती है उनकी। दूसरे हैं फिजियोलॉजिकल इफेक्ट। फिजियोलॉजिकल इफेक्ट जैसे अर्ली जर्मिनेशन या ग्रोथ रेट का बढ़ जाना, यूनिफॉर्म जर्मिनेशन, अगर सीड जल्दी जर्मिनेट हो रहे हैं और एक साथ जर्मिनेट हो रहे हैं तो ये फिजियोलॉजिकल इफेक्ट में आता है। इसके अलावा अर्ली फ्लावरिंग, मैक्सिमम यील्ड, बहुत अधिक यील्ड, उपज अधिक मिलती है, वायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है,
फर्टिलिटी रेट बढ़ जाता है, एटमॉस्फेयर से जो उनका एडेप्टेशन है वो बढ़ जाता है, डिजीज रेजिस्टेंस या ड्रॉट रेजिस्टेंस या फ्रॉस्ट रेजिस्टेंस ये सब बढ़ जाते हैं। इसके बाद हैं बायोलॉजिकल इफेक्ट्स। बायोलॉजिकल इफेक्ट में जैसे लाइफ टाइम इंक्रीज हो जाता है। अब ये हेट्रोसिस ट्रू हेट्रोसिस भी हो सकती है। ट्रू का मतलब है जैसे प्लांट्स को क्रॉस करने पर जो हेट्रोसिस होती है, यू हेट्रोसिस भी कह सकते हैं इसको, या फिर म्यूटेशन के कारण म्यूटेशनल हेट्रोसिस कहलाती है। एक होती है स्यूडो हेट्रोसिस, इसमें टेम्परेरी विगर होता है क्योंकि एनवायरमेंट फेवरेबल होगा या कल्चरल प्रैक्टिसेस, जिस खेती की जो टेक्निक्स हैं उसको अच्छी फर्टिलाइजर मिली है, इस कारण से भी विगर है उनमें टेम्परेरी हो सकता है। इसे हम स्यूडो हेट्रोसिस कहते हैं। एक स्पीशीज की दो वैरायटी के बीच क्रॉस करने के बजाय दो स्पीशीज के बीच जो क्रॉस से बना हाइब्रिड होता है वो ज्यादा विगर होता है। नेक्स्ट है थ्योरीज ऑफ ओरिजिन ऑफ हेट्रोसिस। फर्स्ट है डोमिनेंस हाइपोथेसिस, देन हेट्रोजाइगोसिटी हाइपोथेसिस, ग्रेटर इनिशियल कैपिटल थ्योरी, इंटरैक्शन थ्योरी, बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म थ्योरी, कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन थ्योरी। सबसे पहली है डोमिनेंस हाइपोथेसिस। ये ब्रूस ने 1910 में दी थी। इसमें उन्होंने बताया कि जब F1 हाइब्रिड में सारे डिजायर्ड डोमिनेंट जीन अधिक संख्या में इकट्ठे हो जाते हैं तो हाइब्रिड में दोनों पेरेंट्स के डोमिनेंट जीन आ जाते हैं, यानी हाइब्रिड में किसी भी एक पेरेंट से अधिक डोमिनेंट जीन पाए जाते हैं। जैसे यहाँ आप इस एग्जांपल में देख रहे हैं कि X और Y ये पेरेंट्स हैं जिनमें हर डोमिनेंट जीन के कारण उसकी लेंथ 10 सेंटीमीटर होती है और रिसेसिव जीन के कारण लेंथ उसकी 2 सेंटीमीटर होती है। तो अगर हम यहाँ पर देखें X में डोमिनेंट जीन A+B2 है और इनकी लेंथ 2 × 10 हो जाएगी क्योंकि हर एक डोमिनेंट जीन के कारण जो लेंथ होती है वो 10 सेंटीमीटर है, और रिसेसिव जीन के कारण 3 × 2 यानी 6 सेंटीमीटर, क्योंकि रिसेसिव जीन के कारण जो लेंथ है वो 2 सेंटीमीटर है और रिसेसिव जीन टोटल 3 है। इसी तरीके से जो Y प्लांट है डोमिनेंट जीन्स 3 हैं, उनकी लेंथ 30 सेंटीमीटर है, रिसेसिव जीन्स 2 हैं, उनके कारण जो लेंथ है वो 4 सेंटीमीटर है। तो इनब्रिड X में जो टोटल हाइट होगी वो 20 + 6 यानी 26 सेंटीमीटर होगी, और जो Y प्लांट है उसमें टोटल हाइट 30 + 4 यानी टोटल 34 सेंटीमीटर होगी। लेकिन जब F1 हाइब्रिड इनके क्रॉस करने पर जो F1 हाइब्रिड बनता है उसमें जो जीन्स हैं उनको अगर हम स्टडी करें तो डोमिनेंट जीन के कारण जो हाइट है उसकी 50 सेंटीमीटर है क्योंकि 5 डोमिनेंट जीन्स हैं, इसमें रिसेसिव जीन्स भी 5 हैं और उनके कारण जो लेंथ है वो 5 × 2 यानी 10 सेंटीमीटर है। तो इसकी जो टोटल हाइट होगी वो 60 सेंटीमीटर होगी प्लांट की। तो हमने देखा जो F1 हाइब्रिड है उसकी हाइट दोनों प्लांट से अधिक है, तो ये हाइब्रिड विगर कहलाएगा। सेकेंड है हेट्रोजाइगोसिटी हाइपोथेसिस जो कि शल और ईस्ट ने 1905 में दी थी। इन्होंने बताया कि किसी भी हेट्रोजाइगोट का जो फिनोटाइप है वो किन्हीं दो होमोजाइगस प्लांट से बेटर होता है। जितने अधिक हेट्रोजाइगस एलील होंगे हाइब्रिड विगर उतना अधिक होगा। नेक्स्ट है ग्रेटर इनिशियल कैपिटल थ्योरी। इनिशियल का मतलब यहाँ पर एम्ब्रियो से है, तो इनिशियल या एम्ब्रियो का साइज अधिक होने पर हाइब्रिड विगर होता है। ईस्ट और यांग ने भी इस थ्योरी को सपोर्ट किया। उन्होंने बताया कि एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो के साइज अगर अधिक होता है तो हाइब्रिड विगर होता है। नेक्स्ट है इंटरैक्शन थ्योरी। लुइस एंड शल ने ये थ्योरी दी थी। उन्होंने बताया कि साइटोप्लाज्मिक और न्यूक्लियर इंटरैक्शन के कारण हाइब्रिड विगर होता है। बैलेंस्ड मेटाबॉलिज्म थ्योरी जो कि रॉबिन्स ने 1952 में दी थी, उन्होंने बताया कि दोनों पेरेंट्स और हाइब्रिड के ग्रोथ फैक्टर्स, विटामिन्स, इन सबको एनालाइज करने पर देखा कि पेरेंट में 1 या 2 ग्रोथ फैक्टर कम थे लेकिन हाइब्रिड में नॉर्मल थे, यानी हाइब्रिड विगर बैलेंस्ड ग्रोथ फैक्टर, विटामिन्स और एंजाइम्स के कारण होता है। लास्ट है कॉम्प्लीमेंट्री जीन इंटरैक्शन थ्योरी। इसमें ये बताया गया कि प्लांट के डिफरेंट कैरेक्टर्स जैसे लेंथ है या यील्ड है किसी एक जीन से नहीं होती बल्कि कई जीन्स इनको कंट्रोल करते हैं। किसी भी एक जीन का वीक होने पर, उसके इंफीरियर होने पर
विग्रोसिटी पर प्रभाव पड़ता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक कैरेक्टर के 6 जीन्स हैं, यानी 6 जीन के द्वारा कोई कैरेक्टर कंट्रोल किया जाता है। इनमें से एक पेरेंट में एक जीन वीक है और दूसरे पेरेंट में दूसरा जीन वीक है, तो हाइब्रिड विगर उसका कम होगा। हाइब्रिड विगर, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? जब भी हाइब्रिड विगर हमें प्राप्त होते हैं, क्रॉप इम्प्रूवमेंट होगा। जैसे कई क्रॉप्स फॉर एग्जांपल मेज, इनमें कॉप साइज इंक्रीज हो जाता है, कॉप नंबर इंक्रीज हो जाते हैं, सीड्स हेल्दी होते हैं। इसी तरीके से व्हीट में रस्ट रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, कॉटन में फाइबर की क्वालिटी इंप्रूव हो जाती है, राइस, टोबैको, शुगर केन, पोटैटो, ग्राम, अनियन, कोकोनट, कॉलीफ्लावर, टोमेटो, गार्डन पीस, फोरेज यानी जो चारा होता है, फॉरेस्ट ट्रीज, इन सभी में इम्प्रूवमेंट हुआ है। फिर इसके बाद जो ये हाइब्रिड विगर हैं, इनको क्लोनल प्रोपगेशन मेथड से मेंटेन किया जाता है। कई फ्रूट्स की हाइब्रिड वैरायटी डेवलप की गई हैं, जैसे एप्पल, गुआवा। कुछ फ्लावर्स हैं जैसे रोज, डेलिया। ये इम्पोर्टेंस है इसकी कि हाइब्रिड विगर मिलने पर हमें अच्छी यील्ड मिलती है, अच्छे साइज के फ्रूट्स मिलते हैं, नंबर उनका अधिक होता है। थैंक यू।